तो हेलो दोस्तों, गायत्री एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, है ना। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इन्हें प्रूव किया जाता है। ठीक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेटा आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको वो बताने वाला हूं कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरीके से लिख के आना है। और मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने सारे क्वेश्चन एक जैसे एक पैटर्न पे ला दिए। यानी कि यदि आपको एक दो पैटर्न आपने याद कर लिए तो वो दोनों पैटर्न्स को अप्लाई करते हुए आपको पता चलेगा कि आपके सारे क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक, तो आशा आप देखेंगे, पेशेंस रखिएगा। जैसे ही आप देखते जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आते आते आप मेरे साथ खुद क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे अपनी कॉपी पे। और प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत बैठिएगा, स्क्रीनशॉट वाली चीजें कभी काम नहीं आती है। चलिए देखें, है ना। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं हम, है ना। हमारी कौन सी एक्सरसाइज 1.1 है ना, एक्सरसाइज 1.1 पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक, 1.1 पे बात करते हैं। देखिए, याद तो होगा, और नहीं याद है तो पिछला लेक्चर आप याद से देख के आइएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक, और फिजिक्स केमिस्ट्री चली रही है आप लोग की, मनुष्य आपको पढ़ा ही रहे हैं। चलिए, तो मैथ्स भी सीखते जाइए साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें प्रूव करना है कि जो दिया हुआ रिलेशन है, हमें रिलेशन 1 दिख गया। यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। याद रखिएगा बच्चों, सेट दिया होता है, सेट के अंदर यदि रिलेशन डिफाइन है तो रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा। क्या बना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि पहले समझ रहे हैं आप, सबसे पहले क्या बना रहा होगा, ए क्रॉस ए। मैं यहाँ पे पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, बस हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं कि जब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया होगा तो पहला ऑर्डर पेयर 1,1 आया होगा, अगला 1,2, आखिरी में जाके कहीं आएगा 14,14। इतना बड़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतना बड़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके ऊपर डिफाइन हुआ है कौन सा रिलेशन, ये आप जो के सामने जो लिखा हुआ है। सर लिखते कहते हैं, लिखने का तरीका देखिए। मैंने हेडिंग डाली प्रूफ। क्या हेडिंग डाली, प्रूफ। लिखने का तरीका, सबसे पहले दो चीजें आप गिवन में लिख दीजिए। कौन सा, कि आपको कौन सा सेट प्रोवाइडेड है, और दूसरा आपको कौन सा रिलेशन प्रोवाइडेड है। कैसे लिखेंगे सर, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, हेयर वी हैव, बिल्कुल सफाई से लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए। हेयर वी हैव, सेट कौन सा दिया है बेटा, वो सेट लिखना है जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे जो सेट ए दिया है, यानी कि इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा। तो सेट ए हमने लिखा 1 2 3 डॉट 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 अप टू 13 और 14। एंड जो गिवन रिलेशन होता है वो लिखा जाता है। तो गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है कि हमें ऐसे x, y ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन चाहिए। किसमें से चाहिए बेटा, इसमें से। ये दिख रहा है, ये मैंने ऊपर हरे कलर में इसलिए लिखा है, इसमें से ही हम इस r को निकालेंगे। कैसा है कि 3x माइनस वाई, बेटा y को उधर भेज दूं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं तो आप लोग को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। ये हो जाएगा, समझ में आ रही बात। माइनस वाई है, उधर भेज दूंगा तो y बचेगा। अच्छा, यदि आपको पता होगा तो क्या मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकता हूं। अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। बच्चों पेशेंस रखिएगा, है ना। आपको अब भी समझ में आने लगा कि सारे क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप सबसे पहले तो उसको टेबुलर फॉर्म में बदल लीजिए, जिसको बदल सकते हैं उसको तो बदल लीजिए। यहां पे बताइए x की वैल्यू में जैसे ही 1 डालूंगा, जैसे ही 1 डालूंगा तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, y मेरे पास कितना आ जाएगा 3। बताइए 1,3 इसमें होगा कि नहीं होगा, इसके बाद वाला 1,3 ही होगा। जैसे ही मैं x की जगह क्या डालूंगा बेटा, 2 डालते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, y 6। जैसे ही मैं x की जगह कितना डालूंगा, 3 डालूंगा तो 3 जा मेरे पास कितना आ गया, 9। जैसे ही मैं x की जगह कितना डालूंगा, 4, तो 4 जा मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। अब सुनिएगा, यदि मैंने x की जगह क्या डाला, 5, तो 5 जा क्या हो जाएगा, 15। मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूं, यदि मैंने x की जगह क्या डाला, 5, तो आंसर क्या आएगा, 5 जा 15। तो क्या गलत हो जाएगा, हाँ बेटा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर, जो दिया हुआ रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों सर, बता रहे हैं। देखिए, क्या 15 आपको इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं। यदि नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम इसके अंदर ले नहीं सकते। हम सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स ले सकते हैं जितने कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हैं, इन्हीं में से हम ले सकते हैं। इसके बाहर से हम कभी भी ले नहीं सकते। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी ये बात आपको याद रखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट ही रिलेशन से निकलते हैं। ठीक, रिलेशन से जब निकाले जाते हैं तो वो सारे के सारे सबसेट होते हैं किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। मैंने पहले लेक्चर में बात करी थी। ठीक, अब देखिए मेरे पास ये आ गया रिलेशन। सबसे पहले हेडिंग डाली जाती है किसकी, रिफ्लेक्सिविटी। क्या डाली जाती है, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में सबसे पहले एक एलिमेंट लेना होता है बेटा।
लेट, सुनिएगा, है ना, रिफ्लेक्सिविटी में खुद की इमेज बनाते हैं जो एलिमेंट वही रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले सर यहाँ पे मान लीजिए नंबर की फॉर्म में नहीं है, हालांकि दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों सर? कुल मिला के कितने एलिमेंट है, 1 से लेके 14 तक, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, ऐसे 4 4 5 5 6 6 14 14 तक सारे एलिमेंट होने चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। पर लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका, सबसे पहले एक अननोन एलिमेंट ले लो। अननोन एलिमेंट किसमें से ले लो? अपने सेट से। नहीं आई बात समझ में? यानी कि मैंने इनमें से कोई से भी एलिमेंट x को उठा लिया है, इनमें से कोई भी एलिमेंट x को मैंने उठा लिया है, और मैं ये बात बोल रहा हूं कि भैया कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि x कॉमा x कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, और मान क्या लेते हैं? वो है ही, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 कॉमा 1 भी है, 2 कॉमा 2 भी होगा, 14 कॉमा 14 भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है पर रिलेशन में नहीं है, ये साबित करना है। तो देखिए, यदि x कॉमा x ए क्रॉस ए में है तो उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, मेरे को इसका यूज करना है, हर बार जो रिलेशन दिया होता है उसका यूज करना है। जहां जहां y है वहां भी क्या हो जाएगा? x। तो देखिए 3x इज इक्वल्स टू x। क्या ये जो बात लिखी है सही लिखी है? क्या 3x कभी x के बराबर हो सकता है? कैसे? मैं बता रहा हूं। यदि आपने यहाँ पे x की वैल्यू कल को 1 ली, x की वैल्यू क्या लिया आपने? 1, तो ये हो जाएगा कितना? 3, और ये हो जाएगा 1। तो क्या कभी बेटा 3 1 के इक्वल हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ तुरंत क्या बनाऊंगा? साइन नॉट इक्वल्स टू। तो बस यही समझाना चाह रहा हूं कि ये लाइन आपको हर बार लिखनी है, थोड़ा सा समझना है उसके बाद कि जो मैं लिख रहा हूं उसको वेरीफाई कर लीजिए एक ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करके। कितनी बात समझ में आई? अच्छा, 3x इज नॉट इक्वल्स टू x, तो तुरंत मैं बोलूंगा कि दिस इंप्लाइज कि x कॉमा x हमारे r के अंदर नहीं है, और r के अंदर नहीं है इसका मतलब हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखिए। आपको कई लोगों ने ये बताया होगा नंबर के फॉर्म में लिखना, नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। मैक्सिमम हम ये सोचते हैं कि अननोन वेरिएबल का यूज करके क्वेश्चन हो जाए। कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे जिसमें नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना रहता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमें नंबर लेने पड़ते हैं, लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे कोई जरूरत नहीं है। अगली चीज क्या लेते हो? सिमेट्री। क्या लेते हो? सिमेट्री। सिमेट्री में बेटा कैसे स्टार्ट करते हैं? हमेशा 2 एलिमेंट ले लीजिए, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, इसमें 2, ट्रांजिटिविटी में 3, इसमें 2 एलिमेंट ले लिए मैंने x और y, और दोनों के ये दोनों मैंने कहां से लिए हैं? सेट A से। मैंने इन दोनों में से एक x चुन लिया है और एक y चुन लिया है, ठीक। और साथ में मैंने एक बात और मान ली है, एज्यूम कर लिया है कि जो x कॉमा y है, जो x कॉमा y है वो मेरे रिलेशन R में है, वो मेरे रिलेशन R में है। तो यदि x कॉमा y रिलेशन R में है तो वो इस रूल को फॉलो करेगा। इस रूल को फॉलो करते ही मैं उसको क्या लिख सकता हूं कि 3x इज इक्वल्स टू y। सिमेट्री में x की जगह y होता है, y की जगह x होता है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 3y बराबर x। क्या लगता है ये बात सही लिखी हुई है? ये बात सही नहीं लिखी हुई है, क्योंकि यदि कल को मैंने मान लिया कि 1,2 मेरे पास है, कल को मेरे पास 1,2 है, 1,2 है, तो x की जगह 1 है, y की जगह 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा कि 3 × 1 इज इक्वल टू 2। क्या ये बात सही है? ये बात तो लागू ही नहीं हो रही, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनमें से कोई उठा ले सर? हाँ, तो इनमें से उठा लो। मान लो मैंने 1,3 उठाया, सुनिएगा 1,3 उठाया, तो 1,3 लागू होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 3 × 1 बराबर में कितना? 3 दिख रहा होगा, इसको लागू कर रहा हूं मैं इस पे, ये लागू हो गया। जैसे मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा, यानी कि आपने समझ लिया कि मन से तो कुछ भी ले लो तो हर बार फॉलो नहीं करेगा, हमें हमेशा कहां से ऑर्डर पेयर लेने हैं? रिलेशन में से, यानी कि आप कार्टेशियन से ले रहे हैं, हमेशा किससे? रिलेशन से। अच्छा, अब 1,3 तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 3,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है? देख लेते हैं। 3,1, यानी कि अब जहां जहां वैल्यूज है x की जगह मैं क्या कर दूंगा? 3 रख दूंगा, और y की जगह क्या लिख दूंगा? 1। क्या लगता है ये सही लिखा हुआ है बेटा? ये सही नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा एक भी यदि ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जो कि इस बात को इनकार कर दे तो हम तुरंत बोल देते हैं भैया नॉट सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे? नॉट सिमेट्रिक। लेकिन उसको बोलने का भी एक स्टाइल है। देखो, क्या ये इक्वल हो पाया? ये इक्वल नहीं हो पाया, तो हम बोलेंगे कि y कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू R। स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको कंबाइन करना कहते हैं। कंबाइन मतलब कि भैया हमने बताया था, हमने लेके चले थे कि x किसके रिलेशन में है? y के, लेकिन हम धोखे से ये साबित कर गए कि y x से रिलेट नहीं कर रहा है, और इसीलिए हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई? बहुत ही कायदे से इतनी बात समझ में आई होगी। अगला जो रहता है उस पर बात कर लेते हैं भैया, ठीक। देखिए अगला जो रहता है, अरे ये भैया इसको ऐसे मिटाना पड़ता है क्या? इसको पूरा नहीं मिटेगा क्या ये?
ये अभी हमने बोर्ड अपडेट किया है, तो इसकी जो इरेजर है वो अभी देखनी पड़ेगी कैसे होती है ना। चलिए देखिए, ट्रांजिटिविटी किस पे बात करते हैं अब अपन, ट्रांजिटिविटी। ये हमने ले लिया ट्रांजिटिविटी, कैमरामैन दिख रहा है कलर, चलिए ट्रांजिटिविटी किस पे बात करते हैं, ट्रांजिटिविटी। इसमें कितने एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट, हमने 3 एलिमेंट ले लिए। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू हमारे सेट ए में, सेट ए से हमने कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए। और साथ में यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेंगे कि x कॉमा वाई भी R में है, साथ में ये भी मान लेंगे कि y कॉमा जेड भी R में है, ये दोनों R में है। हमें बस ये साबित करना है कि x कॉमा जेड है कि नहीं। यदि x कॉमा वाई R में है तो इस रूल को फॉलो करेगा, किस रूल को, 3x बराबर y को। दूसरा, यदि y कॉमा जेड भी R में है तो वो भी किसको, रूल को फॉलो करेगा, 3y बराबर कितना, z। क्या मैं इन दोनों से y की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये 3x बराबर y लिखा हुआ है और मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर कितना, z बाय 3। यदि ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है और बीच में एंड लगा हुआ है, यानी कि कंपेयर कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर z बाय 3। जैसे इसको सॉल्व करूंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते ही हो जाएगा कितना, 9x बराबर z। आना कितना चाहिए था, अच्छा सुनना, जब x और y था तो मैंने लिखा था पहले एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू y। तो यदि मुझे बताना है कि x z भी इस रिलेशन में है तो मुझे क्या साबित करना था, 3x बराबर z। पर ला क्या दिया मैंने, 9x बराबर z। इसका मतलब मैं क्या नहीं ला पाया, 3x बराबर z मैं नहीं ला पाया। और यदि ऐसा हुआ तो तुरंत हम बोल देंगे भैया कि x कॉमा z हमारे रिलेशन R में नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई, ये दिस इंप्लाइज का निशान बना लेना, है ना, एक के नीचे एक बनता है, ठीक। उसके बाद जो सिमेट्रिक में सिखाया कि सेंटेंस को जोड़ देना है, तो सेंटेंस को जोड़ते ही क्या कि x तो रिलेट कर रहा था साहब, y भी रिलेट कर रहा था z से, पर धोखे से क्या नहीं हो पाया, x और z रिलेट नहीं हो पाए, x और z रिलेट नहीं हो पाए। हेंस छोटा लिख रहा हूं अभी, R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया, है ना, ये था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए, रिलेशन आर इन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। इस बार सेट क्या दिया हुआ है, n। इस बार सेट क्या दिया हुआ है साहब, n। तो देखिएगा, यदि सेट n दिया हुआ है यानी कि n का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया होगा, तो मैं यहां पे से प्रूफ लिखना चालू कर रहा हूं। कैसा प्रूफ लिखेंगे कि सबसे पहले सर आपने लिखना सिखाया जो गिवन है कि हेयर वी हैव, मैं यहाँ पे जो गिवन है वो लिखूंगा। हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास n गिवन है जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और साथ में जो रिलेशन गिवन है उसको लिख देंगे कि R गिवन है साहब हमें कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y का कलेक्शन हमें ला के दीजिए जो कि y बराबर x प्लस 5 हो और हमें याद रखना है x लेस देन 4 हो, ठीक। ये दोनों बातें, क्योंकि वहां एंड लिखा हुआ है यानी कि दोनों बातें साथ में लागू करनी है। अच्छा, क्या मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे सर, देखिए नेचुरल नंबर है तो मैं 1 से चालू करूंगा और मुझे 4 से नीचे लेना है यानी कि 3 तक ही ले सकता हूं, तो 3 ही एलिमेंट आने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इसमें 1 लूंगा तो 1 डाला, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, ये पहला ऑर्डर पेयर। अगला ऑर्डर पेयर जैसे ही मैं ना 2 डालूंगा तो 2 प्लस 5 कितना, 7। और जैसे मैं तीसरा एलिमेंट डालूंगा तो 3 प्लस 5 कितना, 8। तो वैसे दिखाई तो दे रहा होगा कि ये जो रिलेशन है ये अगेन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 1 1 2 2 होने चाहिए थे, पर यहाँ पे नहीं है। फिर भी लिखने का तरीका, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक। लेटर के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लेट, है ना, लेट एक एलिमेंट अननोन वेरिएबल इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ले लिया x जो कि नेचुरल नंबर है, एक एलिमेंट ले लिया नेचुरल नंबर का, और हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि x कॉमा x इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो रहा ही होगा, नो डाउट। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के तो रिलेशन ही नहीं बनता, यानी कि उसमें तो रहा होगा। यदि उसमें रहा होगा तो हम क्या बोलने वाले हैं, वो जो रिलेशन दिया उसकी जगह जहां जहां है वहां x लिख देंगे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू x प्लस 5। क्या लगता है सही लिखा हुआ है? मैंने कल को यहाँ पे यदि 1 डाला तो 1 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। क्या 6 कभी 1 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे क्या कर दूंगा, नॉट इक्वल टू। बिल्कुल बात गलत लिखी है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों सर? सभी के लिए नहीं, हमें नेचुरल नंबर पे चेक करना है, इस बात को ध्यान में रखना। कई बच्चे डाउट आ जाएगा, सर इसकी जगह ये भी तो रख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, हमें जो नेचुरल नंबर दिया गया तो हम नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे ले नहीं सकते।
अच्छा यदि ऐसा है तो हम तुरंत बोल देंगे भैया कि हमारा x कॉमा एक्स आर में नहीं है, आर में नहीं है, क्योंकि यदि ये इक्वल होता तो मैं बोल देता x कॉमा एक्स आर में है। अच्छा यदि यहां से नहीं समझ में आया तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है 1 1 2 2 3 3 तो कहीं है ही नहीं, सब के सब एब्सेंट है। तो उसको पेश करने का 12th स्टैंडर्ड में एक ये तरीका होता है जो मैंने आपको बताया। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सेम तरीका लिखा हुआ है, देखिए पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये सेम तरीका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x कॉमा एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में था, एक एलिमेंट लिया था, ठीक, और यदि पहले चेक किया कि ये बात सही लिखी है कि नहीं लिखी है, नहीं लिखी तो हमने बोल दिया आर में नहीं है। बिल्कुल सेम वे में हमने यहाँ पे किया है, देख पा रहे होगे बिल्कुल सेम है ना, पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो चुका है आपके लिए सेम, यानी कि एनसीईआरटी तो सॉल्व हो गई एक ही बार में। तो यहाँ पे लिखूंगा हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला क्या चेक करते हैं साहब, अगला चेक करते हैं सिमेट्री। अच्छा सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी में अब एलिमेंट बढ़ते जाएंगे और सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी में हम सेंटेंस को जोड़ते भी हैं, याद होगा 10 करके, ठीक। सिमेट्री में कितने एलिमेंट ले लूं, 2 ले लीजिए सर, एक x ले लिया एक y ले लिया, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर। और साथ में इसमें एज्यूम कर लेते थे कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कि x कॉमा वाई रिलेशन में है, x कॉमा वाई रिलेशन में है। यदि x कॉमा वाई रिलेशन में है तो वो उस रिलेशन के रूल को फॉलो करेगा, यानी कि x कॉमा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर x+5। यदि x कॉमा वाई आर में है तो y किसके बराबर होगा, x+5 के बराबर होगा। तो अगले ही पल मेरे को सिमेट्री में क्या चेक करना होता है, y की जगह x लिख दो, x की जगह y। क्या ये बात सही है, क्या ये बात कभी लागू होगी, ये बात कभी लागू नहीं होगी। मान लीजिए कल को मैंने इसमें से ऑर्डर्ड पेयर जो लिया हुआ 1,6, तो 1,6 तो है, 1,6 तो r में है ना। इसको लिखने का एक और तरीका देखिए नंबरों के फॉर्म में, कि सर नंबरों के फॉर्म में तो मैंने लिखा लेट क्या 1 और 6 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड मैंने क्या मान लिया कि 1,6 आर में है, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये देखो कि 2 नंबर ले लिए नेचुरल नंबर, x कॉमा वाई आर में है, 1,6 आर में है। ऐसा करते ही y6 बराबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x+5, यानी कि 1+5। x की जगह क्या है 1 है मेरे पास, दिख रहा होगा ना, ये x का रोल निभा रहा है और ये y का रोल निभा रहा है, तो ये बात तो सही लिखी हुई है। अगले ही पल मुझे क्या बोलना है भैया कि x की जगह y की जगह x कर दो, यानी कि 1 की जगह ये आ जाएगा और 6 की जगह ये आ जाएगा। तो ये कैसा बदल जाएगा आप जानते हो, 1 बराबर 6+5। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। 11 और 1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नॉट इक्वल्स टू। ऐसा करते ही मैं बोल दूंगा कि भैया y कॉमा एक्स को मैं r में नहीं ला पाया। फिर सेंटेंस जोड़ते हैं कि x तो y से रिलेट कर रहा था पर y x से रिलेट नहीं कर पाया, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगला उठाते हैं अपना कौन सा, ट्रांजिटिविटी। ये उठाया हमने ट्रांजिटिविटी। सर इसमें 3 एलिमेंट ले लीजिए, बिल्कुल ले रहे हैं, x y z, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, है ना। हर बार हम रिलेशन का यूज कर रहे हैं। और साथ में क्या मान लेते हैं कि x कॉमा वाई भी आर में होगा और y कॉमा z भी आर में होगा, ठीक, ये दोनों आर में होंगे। यदि होंगे तो रूल फॉलो करेंगे, कैसे लिखते हैं, यदि x कॉमा वाई है तो y बराबर x+5, यदि x कॉमा वाई है तो y बराबर x+5। साथ में यदि y z आर में है तो z बराबर y+5। नहीं आई बात समझ में, इधर वाले एलिमेंट को लेके x+5 कर देते हैं, उधर वाले एलिमेंट को लेके y+5 कर देते हैं। तो साबित क्या करना रहेगा कि हमें xz भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, xz भी r में चाहिए, यानी कि z बराबर क्या लाना होगा हमें, x+5। इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या लाना होगा, z बराबर x+5। चलो देखते हैं, तो y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है x+5, और साथ में यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, z-5 बराबर y की 2 वैल्यूज है, दोनों को इक्वेट करते हैं कि x+5 बराबर कितना, z-5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमें लाना क्या है, z बराबर में, तो बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो ऐसा करते ही x+5 और इज इक्वल टू में क्या इधर चल रहा है, z। तो ये क्या z बराबर आप देख पा रहे होंगे कितना आ गया, x+10, और लाना क्या था, x+5। क्या हम ला पाए, हम ये चीज ला नहीं पाए। तुरंत हम बोल देंगे भैया कि x कॉमा z आर में नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई। ये दिस इंप्लाइज का निशान बना दे रहा हूं, ये बनाना कंपलसरी है, ये नेक्स्ट स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, कि वहां से हमने चालू किया। लिखने का तरीका पिछली बार की तरह पूरा सेम है, ठीक। उसके बाद क्या करते थे सर, सेंटेंस जोड़ते थे, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो भैया x तो रिलेट कर रहा था y से, y भी रिलेट कर रहा था z से, पर x रिलेट नहीं कर रहा है z से,
hence R is not transitive, hence R is not transitive। नहीं आई बात समझ में? सिंपल था एकदम, है ना। देखो बड़े कायदे से देखो, बहुत कायदे से देखो, आप लोग रोक सकते हो, वीडियो है और देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि लिखिए, लिखने से ही चीजें आती है। मैथ्स में यदि लिखना आता है तो सब आता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, रिलेशन आर इन अ सेट ए। तो समझ रहे होगे अब सेट ए। अब लिखने का तरीका, बिना टाइम वेस्ट किया अपन सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ। सबसे पहले इसके प्रूफ पे बात करते हैं। चलिए प्रूफ, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा कि सर जो आपने बताया था कि पहले तो लिख दीजिए सेट क्या है। तो हेयर वी हैव, हमारे पास जो सेट ए है, ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। कई बच्चे, कई स्कूल में ये चल रहा है कि नंबरों की मदद से प्रूफ करवा रहे हैं। नंबरों की मदद से नहीं बेटा, आप 12th स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड वे में लिखना सीखिए। आप देखेंगे यदि टॉपर्स की कॉपी में भी तो उन्होंने इस पैटर्न पे ही लिखा है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आपके हिसाब से बना दिए कि आप हर क्वेश्चन को एक जैसा कर पाए। एक क्वेश्चन बन गया तो सारे बन गए। ठीक, तो ये दिख रहा होगा हेयर वी हैव वगैरह वगैरह। एंड रिलेशन लिखना सिखाया था आपने, तो बिल्कुल लिखेंगे हम ये कि एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय, y इज डिविजिबल बाय x। y किससे डिविजिबल है? x से। फिर कहां से चालू करते हैं सर आप? रिफ्लेक्सिविटी, क्योंकि खुद ही सोचिए ना, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत बड़ा होगा बेटा, बनाना नहीं, कई बच्चे बनाने लग जाते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी सर यहां से एक अननोन एलिमेंट ले लीजिए। अननोन एलिमेंट किस फॉर्म में लूंगा? एक्स वाई दिया तो मैं अननोन एलिमेंट x ले लिया, किस सेट से? A से। और मैंने ये मान लिया है, जो कि मान क्या लिया वो तो है ही कि x, x पक्का इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो होगा ही होगा। यदि होगा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं कि x है ना, जहां जहां y है वहां क्या लिख देते हैं? x, कि x इज डिविजिबल बाय x, x इज डिविजिबल बाय x। के बाद सही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? बिल्कुल सही है। हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है, 2 2 से डिविजिबल होता है, 1 1 से डिविजिबल होता है। तो सारे के सारे जो भी इसमें नंबर हैं वो सब खुद से डिविजिबल है कि नहीं? खुद से डिविजिबल है। 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 6 तक चेक करना है, 7 तक नहीं, सिर्फ कहां तक? 6 तक चेक करना है मुझे। ठीक, तो मैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज बोलूंगा कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए x, x R में है और हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है साहब? रिफ्लेक्सिव है। अगली चीज आते ही वही सेंटेंस जोड़ने वाला, सिमेट्री। क्या आ गया ये? सिमेट्री। सर सिमेट्री में 2 एलिमेंट ले लीजिए, 2 एलिमेंट ले लेते हैं साहब, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए सेट ए से। और साथ में एक और चीज लेट कर लीजिए सर कि एक्स वाई आर में है। हम अपने सामने मान लेंगे एक्स वाई आर में है। यदि एक्स वाई आर में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि y है ना। देखो जब x, y है तो y इज डिविजिबल बाय x। तो यदि x, y में है तो y है ना, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। यदि y डिविजिबल बाय x है तो क्या ऐसा कोई जरूरी है कि x उसी का उल्टा कर दूं, इज डिविजिबल बाय y हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझिएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप इतनी बात तो जानते हैं। तो x इज डिविजिबल बाय, क्या ये बात सही लिखी है? नहीं, x इज नॉट डिविजिबल बाय y। क्यों सर? मैंने कल को बोल दिया कि 2 डिवाइडेड 1, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 कर दूं तो 1/2, क्या ये सही बात है? नहीं, ये कभी डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होगा तो 0.5, ये फ्रैक्शन में है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिविजिबल का मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि रिमाइंडर ना बचे, डेसिमल जैसी चीज बिल्कुल ना आए। कहती बात समझ में आ रही है? तो रिमाइंडर तो नहीं बचेगा सर पॉइंट के बाद, वो मालूम है, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसको लेके चल रहा है भैया कि हमारे पास जो भी नंबर है सिर्फ उन्हीं नंबरों से आना चाहिए। 0.5 हमारे सेट में कहीं भी नहीं है, 0.5 हमारे सेट में कहीं भी नहीं है। ठीक, तो x इज नॉट डिविजिबल बाय y। यदि x डिविजिबल बाय y नहीं है तो हम तुरंत बोल देंगे कि y, x नॉट बिलोंग्स टू R। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि यदि 2 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 2 से डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसीलिए हम क्या बोल देंगे? सेंटेंस जोड़ते हैं कि भैया x तो रिलेट कर रहा था y से, पर हमने क्या साबित कर दिया कि y रिलेट नहीं कर रहा है x से। हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक नहीं है। कहती बात समझ में आई? आखिरी जो इसका रहता है वो क्या रहता है? ट्रांजिटिविटी। क्या रहता है? ट्रांजिटिविटी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी हालांकि यही मेथड ली थी, नंबर के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बताया था। सारे क्वेश्चन एक जैसे किए हैं आपके लिए। ठीक, लेट 3 एलिमेंट ले लिए, x y z बिलोंग्स टू सेट A। और यहाँ पे और क्या ले लेते हैं कि सर x, y भी R में ले लीजिए, है ना। और
y कॉमा जेड भी आर में ले लीजिए, दोनों ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, y इज डिविजिबल बाय x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इज डिविजिबल बाय किससे, y, z किससे डिविजिबल है, y से। तो बेटा बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि यस, यदि ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि x मतलब y डिविजिबल है x से, z डिविजिबल है y से, तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि z इज डिविजिबल बाय x, z इज डिविजिबल बाय x। किसी भी हालत में z डिविजिबल होगा ही होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे मैं ये एलिमेंट ले लूं 1, 2 और 4, मान लो मैं एलिमेंट ले लूं 1, 2 और 4, ठीक, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1,2 हो जाएगा, तो लिखूंगा 2/1। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ना 2/1 है, अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखूंगा, 4/2, ठीक, ये इक्वल्स टू नहीं है ना, इक्वल्स टू नहीं है, इसको लिखूंगा 4/2। तो बताओ 2 1 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब हमें किसको किसको चेक करना है, 1 और 4, और 1 और 4 यदि ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखना है मुझे, 4/1। ये बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, ठीक, तो z डिविजिबल बाय x, ये बिल्कुल बात क्या है, ट्रू है। और यदि ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि x, z बिलोंग्स टू क्या है साहब, r है। फिर सेंटेंस को जोड़ के बोलेंगे कि x रिलेट था y से एंड y रिलेटेड था z से, और साबित पर क्या हो गया कि x किसी भी हालत में रिलेट कर रहा है किससे, z से, हेंस r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव। कई बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा सा कुल मिला के आपने एक ऐसी मेथड बना दी है कि मैं नंबर लूं ना लूं तो भी लगभग 80% क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, भले आप नंबर्स को चेक करें या फिर ना करें, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखिए, रिलेशन आर इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर, रिलेशन आर इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और रिलेशन दिया हुआ, और हमें सेट क्या दिया हुआ है, इंटीजर, सेट क्या दिया हुआ है, इंटीजर। ठीक है भैया, बात करते हैं इस पे भी। क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले आप डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखते ही हम क्या करेंगे, हेयर वी हैव, है ना, हमने लिखा हेयर वी हैव, क्या दिया हुआ है, z, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। लिखने का कॉमन तरीका, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक। और यदि ऐसा है तो साथ में सर लिख दीजिए रिलेशन जो दिया हुआ है, ये लिख दिया मैंने, रिलेशन x, y सच दैट x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है, x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? फिर घबराइएगा नहीं, हम सबसे पहले क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में सर एक इंटीजर ले लेते हैं, तो एक इंटीजर मैंने x ले लिया, ठीक। और यदि ऐसा है तो मैंने साथ में क्या कर दिया भैया कि x, x इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसके, जो सेट लिया था मैंने उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में पक्का होगा। यदि ऐसा है तो मैं यहां से बोलूंगा क्या, जो रिलेशन दिया उसको लिख दो, x की जगह x और y की जगह भी क्या आ जाएगा, x, तो x माइनस x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, 0 इज एन क्या है, इंटीजर। 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है ना, 0 भी क्या है, इंटीजर है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो तुम दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, उसको खुद से माइनस कर दो तो 0 आएगा, और 0 हर बार क्या होगा, एक इंटीजर होगा। यानी कि ये बात ट्रू है कि x, x इस रिलेशन R में है। यदि ऐसा है, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है साहब, रिफ्लेक्सिव है। अगली चीज क्या चेक होती है, सिमेट्री। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत गिराते जा रहे हैं लोग बाग, कैसे करने का तरीका, ये था रियल तरीका कि कैसे किया जाता है, ठीक। सिमेट्री, सिमेट्री में कितने एलिमेंट लेते हैं, 2 ले लेते हैं अननोन इंटीजर्स, दोनों अननोन इंटीजर्स ले लिए हमने। साथ में एक बात और मान ली कि मान लेते हैं कि x, y हमारे पास रिलेशन R में है, x, y रिलेशन R में है, तो इसका मतलब कि x माइनस z इज एन इंटीजर। जो लिखा होता है उसी का यूज करते जाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिया वही उन्होंने सामने से दिया, बस आपको उस बात को सिद्ध करना है, प्रूव करके दिखाना है कि x माइनस जेड क्या है, एक इंटीजर है। जाहिर सी बात है किन्हीं भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर ही आएगा। अच्छा, तो यदि ऐसा है तो मान लो मैंने लिख दिया कि x माइनस जेड बराबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, सपोज वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आ रहा है, कोई तो नंबर आएगा, ठीक, जहाँ पे m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। क्या इतनी बात समझ में आई? और जैसे ही मैं ऑर्डर चेंज करूंगा, y माइनस जेड करूंगा, यदि मान लो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रही होगी
तो उल्टा करते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और कल को यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव रही होगी तो उल्टा करते इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, पॉजिटिव। लेकिन नंबर तो वही रहेगा साहब, नंबर तो वही रहेगा, ये बात पता है ना। जैसे यदि मैं 4 - 2 करूं तो भी 2 आएगा, 2 - 4 करूं तो भी 2 आएगा, लेकिन बस साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। वही काम यहाँ पे लिखा है, ठीक। जहां पे अगेन m इज एनी इंटीजर। अच्छा, यदि ऐसा है तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि m माइनस y माइनस जेड। जैसे इस चीज को ओपन करके ऐसे लिखा तो इस चीज को क्लोज करके वापस ऐसे लिख सकते हैं। तो यदि y माइनस जेड यदि ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये बात साबित हो गई, हाँ ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसका मतलब y z ले लिया क्या हमने, रुकिएगा, x कॉमा y था बेटा, है ना। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद से, सॉरी, ये क्या है, x कॉमा y है ना, y ये y है, ठीक। और ये y कॉमा x है। वो इंटीजर को लिखते लिखते अपन ने z लिख दिया, ठीक, ये x। अब ठीक है, टेंशन खत्म हो गई होगी। कई लोग सोचने लगेंगे x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तो y कॉमा एक्स किस में आ रहा है, r में आ रहा है। फिर सेंटेंस जोड़ेंगे कि हाँ भैया x तो रिलेट कर रहा था y से, साथ में y भी रिलेट कर गया किससे, x से। हेंस r क्या है साहब, सिमेट्रिक है। r क्या है, सिमेट्रिक है। कितनी बात समझ में आ गई। अगली चीज क्या रहती है, ट्रांजिटिविटी। अगली चीज क्या है, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में कितने एलिमेंट ले लें, 3 ले लें, x, y और z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और साथ में यहाँ पे एक चीज और लेते हैं कि x कॉमा y को मान लेते हैं r में है, और y कॉमा z को भी क्या मान लेते हैं कि ये भी r में है। यदि ये है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई क्या होगा, एक इंटीजर होगा। साथ में y माइनस जेड भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। नहीं आई बात समझ में। यदि ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर कितना, सपोज कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी प्लस माइनस का m, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज आ रही होगी, और y माइनस जेड बराबर क्या आ रहा होगा, मान लीजिए प्लस माइनस का n, कुछ तो आ रहा होगा। क्या मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना, या फिर निकालने की क्या जरूरत है। ये देखिए, ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब थोड़ा बड़े लेवल पे ही बात कर लें। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तरीका कुछ नहीं बदला। ऐड करने का क्या तरीका रहता है, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट। तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर, ये प्लस माइनस का m था, कॉमन ले रहा हूँ, है ना, ये कॉमन ले रहा हूँ, और प्लस n हो जाएगा। प्लस माइनस साइन दोनों के क्या ले लिए, कॉमन। इन दोनों नंबरों को क्या कर दिया, ऐड। तो ये दिख रहा होगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, x माइनस जेड बराबर प्लस माइनस m प्लस n। तो ये भी एक क्या होगा, इंटीजर। जहाँ पे मैं बात लिखूंगा, है ना, हमने यहाँ पे बात मेंशन कर दी थी कि m क्या है, एक इंटीजर है। तो ऐसे ही यहाँ पे मेंशन करना है कि वेयर, है ना, समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि m और n क्या है, इंटीजर है, और साथ में m प्लस n भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। शॉर्ट वे में लिख दिया। शॉर्ट वे में लिखोगे क्लियर रहेगा, कोई भी टीचर नंबर नहीं काट सकता। यदि ऐसा है तो अब मैं क्या बोल दूंगा कि x माइनस जेड इज एन इंटीजर। x माइनस जेड क्या हो गया है, एक इंटीजर हो गया है। इसका मतलब, और दिस इंप्लाइज का निशान बनाना मत भूलना, बार बार याद दिला दे रहा हूं, ठीक। तो इसका मतलब x कॉमा जेड हमारे पास r में बिलोंग कर रहा है। फिर सेंटेंस जोड़ेंगे क्या कि x रिलेट था y से, y रिलेटेड था z से, और इंप्लाई क्या कर दिया कि x रिलेटेड है z से। हेंस r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज ट्रांजिटिव। r कैसा है साहब, ट्रांजिटिव है। अच्छा, ये ट्रांजिटिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला, रिफ्लेक्सिव भी निकला। ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो कौन सा रिलेशन होते हैं, इक्विवेलेंस। तो जी हाँ, ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बेटा वाइवा होता है 12th में, तो आपको याद रखना है। आपके टीचर पूछ सकते हैं आपसे कि ये बताइए, एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दे दीजिए जो इक्विवेलेंस हो, एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दे दीजिए जो कि सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, पर ट्रांजिटिव ना हो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। चलिए, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, ये अभी का आखिरी क्वेश्चन। कैमरामैन, तो देखिए यहां पे प्रूफ, है ना। अब देखिए, हेयर वी हैव, क्या लिखेंगे, हेयर वी हैव। ये एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप, है ना। क्या हेयर वी हैव, हम लेंगे सबसे पहले सेट ए, और सेट ए में क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ
ह्यूमन, है ना, जो दिया है वही इस्तेमाल करना है, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे एक ह्यूमन बीइंग का हमने सेट ले लिया है ना, एक नहीं मतलब बहुत सारे ह्यूमन बीइंग का सेट ले लिया एक पर्टिकुलर टाइम पे टाउन के अंदर, ठीक। और रिलेशन आर जो है सर वो लिख दो। अब देखिए इसीलिए मैं आपको लेटर के फॉर्म में लिखना सिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेटर ही इस्तेमाल हो पाएंगे, नंबर इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। लिखने का हमारा तरीका जरा भी नहीं बदलेगा, विश्वास दिला रहा हूं आपको। सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। क्या लेंगे साहब, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में एक लेटर ले लिया, लेटर यानी एक ह्यूमन बीइंग ले लिया, किसमें से, ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से। साथ में हमने बोल दिया भैया कि फिर x कॉमा एक्स हमारे पास, सॉरी इसको है ना ऐसे लेते हैं ना अपन, हाँ, x कॉमा एक्स ए क्रॉस ए में तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में जहां y वहां x रख के देखिए, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। क्या ये बात सही लिखी कि नहीं लिखी है? अरे मैं यानी कि मैं उसी जगह पे काम करता हूं, मैं यानी कि मैं गायत्री एजुकेशन पे काम करता हूं, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, मैं गायत्री एजुकेशन पे काम करता हूं। यदि ऐसा है तो मैं क्या बोल दूंगा कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्या है, r है, और ऐसा बोलते ही मैं तुरंत क्या बोलूंगा, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। ये तो और आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। अगली क्या हेडिंग होती है, सिमेट्री। अगली हेडिंग क्या होती है, सिमेट्री। क्या लेते हैं, दो ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं x और y, और ये दोनों के दोनों ह्यूमन बींग्स हमारे सेट A से हैं, और हम ये ले लेंगे कि सपोज x और y आपस में रिलेशन में है। रिलेशन में है यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। किसी बंदे ने आया एक बात बोली कि रोहित साहब मनोज साहब गायत्री एजुकेशन में काम करते हैं, और उन्होंने पहले नाम ले दिया था रोहित सर का, बाद में किसका लिया था, मनोज सर का। उसी बात को यदि उल्टा करके कोई दूसरा आके बोल दिया कि मनोज सर और रोहित सर गायत्री एजुकेशन पे काम करते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? अरे सेम ही तो रहेगा, दोनों काम तो एक ही जगह कर रहे हैं। तो y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों हाँ एक ही जगह पे काम करते हैं, विच इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल क्या है, सही लिखा हुआ है यार, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यदि ऐसा है तो y कॉमा एक्स भी r में बिलोंग करेगा। फिर सेंटेंस जोड़ना सिखाया है कि x रिलेटेड टू y था और y भी किसके रिलेशन में है, x के, हेंस r इज सिमेट्रिक, इसलिए r क्या है, सिमेट्रिक है। मेरे ख्याल से वीडियो बड़ा हो रहा होगा तो हम इस लेक्चर में सिर्फ ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरे लेक्चर में लेंगे, है ना। कैमरामैन से पूछ लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है ना। चलिए अगला लेते हैं, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या अब सबको आ गया है? ट्रांजिटिविटी में क्या करने वाले, तीन ह्यूमन बींग्स लेंगे, ठीक, कि लेट x y z बिलोंग्स टू सेट A। साथ में ये ले लेंगे कि x कॉमा y बिलोंग्स टू क्या है भैया, r है, और साथ में y कॉमा z बिलोंग्स टू क्या है, r है। तो खुद ही सोचिएगा कि x एंड y, दिस इंप्लाइज x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ठीक। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख के इधर लिख रहा हूँ, और y z यदि है तो y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या लगता है मैं अगली लाइन में क्या लिख दूं यार, x और y दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, y और z दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है x और z एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। बिल्कुल सही बात है, वर्क एट सेम प्लेस। यदि ऐसा है तो तुरंत हम क्या बोल देंगे कि x कॉमा z रिलेशन r में है। फिर सेंटेंस जोड़ना मैंने आपको सिखाया है, x रिलेटेड टू y था, y रिलेटेड टू z था, और हमने क्या इंप्लाई कर दिया कि x रिलेशन में है किसके, z के, हेंस r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज ट्रांजिटिव। मैथ्स में ये वर्ड जो होते हैं ना कि कहाँ हेंस लगाना है, कहाँ से बहुत जरूरी रहता है। अब जैसे यदि मेरे को दिख रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन साबित हो चुका है, तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि, सिंस, क्योंकि, इसको क्योंकि पढ़ते हैं, सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक,
आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देयरफॉर, फिर क्या लगाते हैं, देयरफॉर, कहीं भी कुछ भी नहीं लगाते हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर कौन सा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ये एनसीईआरटी की शुरुआत थी, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। अगला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ताकि आप लोग पढ़ते रहे, है ना। अगला यहाँ से चालू होगा लोकेलिटी वाले से, तो हम यहीं से चालू करेंगे। ठीक, अभी के लिए फिलहाल के इतना ही, पढ़ते रहिए। अगला आपके पास जो भी लेक्चर अभी मनोज सर डालने वाले हैं, तो आप लोग की पढ़ाई में जो गैप हुआ वो आज पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना ही बस।